अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बुक से चैप्टर 15 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है और इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इन्वायरमेंट की बात करता है कि बॉडी जहाँ रहती है, यानी कि जिस माहौल में, वहाँ पे ना 3 किस्म के इन्वायरमेंट आपको नज़र आएंगे। एक इन्वायरमेंट वो है जो ऐसे जानवर हैं जो हवा में रहते हैं, हवा, एयर। दूसरे नंबर पे वो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, वाटर। इसके अलावा तीसरे नंबर पे वो हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि सॉइल। तो पहला हवा, दूसरा वाटर, तीसरा सॉइल, ज़मीन। तो ये जो तीनों हैं ये क्या कहलाते हैं? ये इन्वायरमेंट कहलाते हैं, राइट। अब ये इन्वायरमेंट जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसके जो हमारे गिर्द हमेशा रहती है और इनका हमारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर फिर इसकी डिटेल आ जाती है कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इकोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है। सो टू रीड अबाउट दी होम्योस्टेसिस हम ये दो चीज़ें अभी पढ़ लेते हैं कि एक तो वो माहौल होता है जो जहाँ पे कोई भी जानवर या कोई भी पौधा, कोई भी एल्गी, कोई भी फंजाई, कोई भी लिविंग चीज़ रहती है, उसका वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्रेविटी है, सॉइल है, सनलाइट है, और इसके अलावा जो है ना आप कह सकते हैं कि हवा, पानी, ये तमाम चीज़ें और ज़िंदा चीज़ें जिनके साथ उसका ताल्लुक़ होता है। ये रहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जिसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर जो है ना जो चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा टेम्परेचर किस तरह होना चाहिए, या हमारा टेम्परेचर कैसा होता है, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए और कैसा होता है। इसके अलावा जो है वो हमारे ब्लड का या जिस्म का या पूरे फ्लूइड्स का पीएच लेवल क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, और एसिड्स वगैरह जो हैं जिस्म के अंदर वो कितनी मिक़दार में और कितने लेवल पे किस तरह से चलने चाहिए, होने चाहिए, काम उनको किस तरह करना चाहिए। फिर मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स वगैरह हैं, या इसके अलावा जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आयन्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्तलिफ़ और किस्म की गैसेस होती हैं, वो हमारे जिस्म में किस तरह और कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा फैट्स वगैरह की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये तमाम चीज़ें, राइट। इसके अलावा अगर हम मोटा मोटा देख लें तो इसके अंदर ये होता है कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह होते हैं, ये हमारे जिस्म में जो है एक बराबर मिक़दार में होने चाहिए। अगर ज़्यादा होंगे तो जिस्म हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसे निकालना अशद ज़रूरी होता है, राइट। तो ये रही बात किसी भी इंट्रोडक्शन की, कहीं पे भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो टेम्परेचर भी आ जाता है कि टेम्परेचर आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और हार्मोन भी आ जाते हैं कि वो हार्मोन्स जो हैं वो भी आपके एक बैलेंस में होने चाहिए, राइट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वर्ड किसने दिया था? इसका नाम था वाल्टर केनन। 1932 में, 1932 में इसने वर्ड दिया था, और ये जो है ना वो उन्होंने अपनी किताब विजडम ऑफ द बॉडी के अंदर ये टर्म हमें दी थी, ठीक है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए। वाल्टर केनन 1932 में ने अपनी किताब विजडम ऑफ द बॉडी के अंदर ये जो है ना वर्ड दिया था, जिसका मतलब है कि एक जैसा होना। होमियो का मतलब होता है एक जैसा, स्टेसिस का मतलब होता है रहना, एक जैसा रहना, द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी या द स्टेट ऑफ बीइंग द सेम, सिमिलर, कांस्टेंट वगैरह कुछ भी। यानी बाहर का माहौल जैसा भी हो, अंदर के माहौल यानी जिस्म के अंदर का जो माहौल है उस पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर तो ये फ़र्क होगा, बहुत बड़ा गहरा फ़र्क पड़ेगा जिस्म के अंदर, तो क्या होगा कि वो जिस्म नहीं रह पाएगा। यही वजह है कि रेप्टाइल्स वगैरह, एम्फिबियंस वगैरह, पाइसेस वगैरह, ये बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में या तो हाइबरनेट हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, ठीक है। तो वजह क्या है कि वो अपने जिस्म के टेम्परेचर वगैरह को और बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो ये जो एबिलिटी है होम्योस्टेसिस की, बड़ी ख़ास एबिलिटी है। ये किसके अंदर होती है जी? बड़े जानवरों के अंदर, जैसे क्लास
एवीज़ के हैं, यानी बर्ड्स वगैरह हैं, और क्लास मेमेलिया जो हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें क्लास मेमेलिया के अंदर रखा गया है। उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, और इस वक्त दुनिया में जो क्लासिफिकेशन की गई है उसमें जो सबसे ऊपर आते हैं वो मेमलिया हैं, और हम जो इंसान हैं वो भी मेमलिया का हिस्सा हैं, राइट, मेमल्स का हिस्सा है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जिन जानवरों के अंदर सबसे बेस्ट होगा वो कहलाते हैं मेमलिया। दूसरे नंबर पे बर्ड्स वगैरह। तो मतलब बाहर जितनी भी सर्दी हो, बाहर जितनी भी गर्मी हो माहौल में, ये कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी को एडजस्ट करें और वहाँ पे ज़िंदा रह सकें। अब ये एडजस्ट कैसे करते हैं उसका एक तरीका है, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं मुख्तलिफ़ जानवर के पास। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जिस्म क्या करेगा, स्वेट मतलब पसीना जिस्म के अंदर पैदा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम होने का मतलब है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारी बॉडी एक प्रोसेस करेगी, उसे हम कहेंगे शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी, जिस्म का कपकपी पैदा करना। ये इस बात की अलामत है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो गया है, सर्दी बहुत बढ़ गई है, जिसे वापस नॉर्मलाइज करना है जिस्म ने, और शिवरिंग या कपकपी पैदा करके जिस्म को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस की अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा लिखा है होम्योस्टेसिस की मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस मिल सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है एक एबिलिटी होती है किसी भी जानवर की कि वो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ जो है वो कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इस पे बॉडी पे बहुत ज़्यादा गहरे असरात या गहरा कोई बुरा असर ना पड़े, तो बॉडी क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को उसी तरीके से रेगुलेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी बाहर तो जिस्म को ठंडा करने के लिए जिस्म अपना काम करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा बाहर जो है ना वो है सर्दी है तो जिस्म खुद को गर्म करने के लिए काम करेगा। ठीक है, तो दोनों हालतों में एक जैसा नहीं रहेगा। अगर एक जैसा रहा यानी कि बाहर के माहौल के साथ रहा, तो ये तो फिर उन जानवरों की तरह हो गया ना कि जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड या पिकिलोथर्म्स कहते हैं, जो कि जल्दी मर जाते हैं टेम्परेचर के कम होने से या ज़्यादा हो जाने से, राइट। तो ये जो है इनके अंदर ये वाइज चॉइस होती है इनके अंदर कि वो अपने तरीके से किसी भी तरीके से जो है ना वो टेम्परेचर को, या ख़ास तौर पर टेम्परेचर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, हार्मोनल एक्टिविटीज़ हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जी हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दी होम्योस्टेसिस। आपके लेवल के हिसाब से 3 है, बड़े लेवल पे और बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर आप किसी भी MBBS लेवल की कोई किताब उठा के देखें फिजियोलॉजी की, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है ना ये 3 चीज़ें कवर कर लेते हैं इसको, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है जो है वो सेम, रेगुलेशन मतलब सेम, वो रेगुलेट करना किस चीज़ को जी, पानी को वो करना, रेगुलेट करना, प्लस जो डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं पानी के अंदर जैसे कि नमक वगैरह है, या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें जो है वो रेगुलेट करना। एक्सक्रीशन का ये मतलब होता है कि जितनी भी जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का अमल हुआ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके नतीजे में जो भी चीज़ें बनी हैं, टूटी हैं, ख़ास तौर पर टूटने वाली चीज़ें, अब इनको जिस्म से बाहर निकालने का भी जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्रूशल होता है, जिसे हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। ठीक है, या आप अलग से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। एक्सक्रीशन के चैप्टर के अंदर आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये क्या करता है जी, ये एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है जी, बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल जाता है जिस्म से, जिसे जिस्म जो है वो जिस्म पे कोई बहुत बुरे असरात नहीं पड़ते, राइट। अब रही बात थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन के अंदर आपको पता है कि थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है कि रेगुलेट करना। जिस्म अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है, ये लंबी सी एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। तो इस चीज़ को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which enables the organism to maintain its body temperature। वेरी इजी, अपनी तरफ से भी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, राइट। तो ये रही बात थर्मो रेगुलेशन की। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो ये क्या करेंगे, स्वेट वाला प्रोसेस करेंगे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये शिवरिंग करेंगे ताकि जिस्म के अंदर गर्मी पैदा की जा सके। और स्वेटिंग में क्या होता है, पसीने में क्या होता है कि जिस्म के हर तरफ पसीना आ जाता है। जब वो पसीना एवोपरेट होकर उड़ने लगता है हवा के अंदर वेपर्स की सूरत में, तो पीछे वो क्या करता है जी, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है, तो पीछे जिस्म क्या हो जाता है जी, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये रही बात थर्मो रेगुलेशन की। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है होम्योस्टेसिस का। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि पहली बात होती है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएं। इफ़ यू हैव गॉट इट तो अभी इजी है आगे। ठीक है, तो ये है इसमें कि मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस। इसमें आप देख लें कि कुछ इसके अंदर ना चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो मेंशन्ड है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ आगे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं अफेक्टर है। ये 3 ही मेन चीज़ें होती हैं इसमें। यहाँ ना एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। स्टिमुलस है कोई भी, मतलब स्टिमुलस का मतलब कोई भी एग्जांपल ले लें। टेम्परेचर की बात करते हैं कि भाई क्या है, हॉट वेदर है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब ये क्या करें, इसे कौन वो कर डिटेक्ट कौन करेगा, मौसम की गर्मी को स्किन करेगी। स्किन क्या करेगी, हीट को डिटेक्ट करके ये भेजेगी कहाँ, दिमाग की तरफ। रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर क्या है जी, स्किन है। इसको मैं सही से लिखता हूँ। रिसेप्टर क्या है, हमारी स्किन है, जो कि क्या कर रही है, सिग्नल्स को चेक कर रही है और वो आगे भेज रही है। तो ये कहाँ भेजेगी जी, ये भेजेगी ब्रेन में। अब ये नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तभी तो इसका इंटीग्रेटिंग सेंटर ब्रेन है। अगर हम कुछ और पढ़ रहे होते, लाइक अगर हम इसकी जगह पे ओके सॉरी, अगर हम इसकी जगह पे कोई और चीज़ पढ़ रहे होते, लाइक अगर हम शुगर की बात कर रहे होते, हाई शुगर लो शुगर की, तो उसकी जगह पे कौन होता जी सामने, हमारे पास लिवर और पेंक्रियास की बात हो रही होती। वो खैर आगे एग्जांपल्स में आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो है वो अच्छा, ब्रेन क्या कर रहा है जी, स्किन की इस सेंसिटिविटी को, इस न्यूरॉन्स जो स्किन के पास पैगाम लाए हैं, जो मैसेजेस लाए हैं, उसे सीरियस लेता है और वो क्या करता है जी, अफेक्टर को हुक्म देता है कि भी जाके काम करो। अब इस छोटे से केस में क्या है, देखा आपने कि बाहर का मौसम हॉट है, मिसाल के तौर पे 52 सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड है। स्किन ने ऐसे क्या किया, सेंस किया, ब्रेन की तरफ मैसेज गया। ब्रेन क्या करेगा, वापसी पे पूरी स्किन के ऊपर क्या करेगा जी, एक प्रोसेस करेगा जिसे एक्सक्रेशन भी कहते हैं या स्वेट भी कह सकते हैं। ये स्वेट ग्लैंड को पैगाम देगा कि भाई जितना भी आपके पास इजाफी पानी पड़ा है, प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लस साल्ट्स वगैरह, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें आप बाहर भेज दो, और जिसके नतीजे में क्या होगा, ये बाहर आएंगी पसीने की सूरत में। जब पसीना जिस्म से उड़ेगा तो कूलिंग इफेक्ट पीछे छोड़ के जाएगा। ये छोटी सी एक एग्जांपल है, ये एक तरीकाकार होता है। इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो। इसमें आपने देखा होगा कि जो स्किन है ये क्या कर रही है, पैगाम आगे लेकर जा रही है, यानी ये किसी भी चीज़ को बढ़ा रही है। किस चीज़ को बढ़ा रही है, कोई काम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कोई काम करने की कोशिश कर रही है। दिमाग भी यानी ब्रेन भी क्या कर रहा है, कोई काम करने के लिए यस बोल रहा है, पॉजिटिव है, मतलब बढ़ा रहा है। स्वेट ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, वो स्वेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन होगा क्या, स्वेट जब हो जाएगी, मतलब स्वेट मतलब पसीना जब आ गया, उसके बाद फिर जो स्किन है वो लेट सपोज़ कि 52 से ये कट के फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ना 44 तक हो गया मिसाल के तौर पे। अब क्या होगा, अब जो है ना स्किन को कोई वो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि स्किन को कोई अब ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मौसम से, अब इसके लिए मौसम ठीक है, तो ये क्या करेगा, मज़ीद सिग्नल्स भेजना बंद कर देगा, राइट। यानी सिग्नल भेजा पॉजिटिव, ब्रेन ने सिग्नल रिसीव किया पॉजिटिव, ब्रेन ने आगे सिग्नल भेजा पॉजिटिव, स्वेट ग्लैंड्स ने अपना काम किया पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही सारा काम ख़त्म हो गया, तो अभी क्या हुआ कि जो डिस्टर्बेंस वगैरह थी वो खाली हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव की साइन लगा देंगे।
इसमें आपने देखा एक पॉजिटिव था, दूसरा पॉजिटिव था, तीसरा पॉजिटिव था, चौथा नेगेटिव था। नेगेटिव होते ही क्या हो रहा है कि वो काम सारे का सारा बस उधर ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रही। ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की। ये आगे आ रहा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले दे दिया है, ठीक है। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को सेंस करती है, और जो है वो असल चीज़ वो होती है। उसके अलावा रिसीव करने वाली चीज़ें रिसेप्टर्स कहलाती हैं। फिर इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होता है वो मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ हो सकता है। मैं आपको हार्मोनल एक्टिविटी की बात करूँ, हार्मोनल कंट्रोल की, तो उसके अंदर क्या होगा जी, उसके अंदर जितने भी एंडोक्राइन जो ऑर्गन अपना ग्लैंड्स होते हैं वो सेंटर कहलाते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें सेंटर क्या है जी, इसके अंदर सेंटर हमारा नर्वस सिस्टम होगा और लिवर वगैरह होगा, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ब्लड शुगर लेवल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ गोइंग टू बी दी पेंक्रियाज एंड लिवर एंड ब्लड वगैरह, ठीक है ना। तो ख़ास तौर पर पेंक्रियाज, तो ये हर चीज़ का अपना एक सेंटर होता है। फिर वो जिससे काम लेना चाहे, अब ब्रेन ने ज़्यादा हीट के केस में स्वेट ग्लैंड से काम लिया ताकि वो जाके स्वेट यानी पसीने को बहाएं ताकि जिस्म ठंडा हो। अब ये मर्ज़ी है इस इंटीग्रेटिंग सेंटर की कि वो जो भी काम जिससे भी ले, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी एग्जांपल दी है कि दी मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन, जो कि 98.6 जो है वो सेंटीग्रेड है। ये तकरीबन 36 से 37 बन जाता है सेंटीग्रेड में, ये तो फ़ारेनहाइट था। व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव दिस टेम्परेचर वी स्टार्ट स्वेटिंग टू कूल आवरसेल्व्स सो दैट द बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड। तो ये क्या है जी, यही बात है जो हमने की है। इसमें फीडबैक मैकेनिज़्म की बात हो रही है, तो दो तरह के फीडबैक मैकेनिज़म्स होते हैं। इस तस्वीर के अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इस तस्वीर को गौर से समझने की ज़रूरत है। इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं जी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भाई हमारे होमियोस्टेसिस को चलाने वाला है ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, तो बात गलत नहीं है, क्योंकि नाम से तो नेगेटिव है लेकिन इसका काम बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें आप देख लें, सबसे पहले इसको नंबर 1 कर देते हैं कि आपने क्या किया, कोई मीठी चीज़ खा ली। ये इतनी मीठी थी कि आपके जिस्म का जो शुगर लेवल था वो बढ़ गया। तो नंबर 2 पे क्या हुआ, जिस्म का शुगर लेवल बढ़ गया। ये शुगर के अपना ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे ये शुगर बढ़ गया। इसको मैं डॉट डॉट बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि बहुत ज़्यादा ये शुगर बढ़ गया। अब क्या होगा जी, ये ब्लड क्या, दिमाग क्या करेगा, दिमाग हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बाद क्या होगा जी, पेंक्रियास तक पैगाम जाएगा। किस तरह से, वो एक तरीका होता है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है कि दिमाग क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के ज़रिए एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि भाई आप जाओ, और जो अभी जो मौजूद है शुगर लेवल ये बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे ये 200 कर देते हैं इसको। 200 जो है ना ये मिलीमीटर हो गया है मेरे ख्याल से, इसे मिलीलीटर के हिसाब से नापते हैं। बहरहाल पेंक्रियाज क्या करेगा जी, पेंक्रियाज जाते ही इंसुलिन को खारिज करेगा। अब ये एक मेरी तरफ से क्वेश्चन होगा आपके लिए, बताएं कि पेंक्रियाज के कौन से सेल्स हैं जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं। मुख्तलिफ सेल्स होते हैं ना पेंक्रियाज के अंदर भी, तो 2 तरह के मेजर सेल्स हैं। तो कौन से हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं, फिर आगे पूछूंगा कि कौन से हैं जो ग्लूकोजिन जो है वो ग्लूकागोन जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, मीठा खाया, ब्लड शुगर बढ़ा। नंबर 3 पे क्या हुआ, पेंक्रियाज ने क्या किया जी, इंसुलिन को बढ़ाया, इंसुलिन यहाँ पहुँचा। ये नंबर 3 ही चल रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, इंसुलिन सीधा जा रहा है लिवर के पास। नंबर 4 पे ये पहुँच गया लिवर के पास। अब लिवर के पास क्यों आया है, क्योंकि ये लिवर से काम लेने वाला है कि भाई क्या करो आप जो है वो थोड़ा सा ग्लूकोज अपने पास रखो, और जो बाकी है वो मुख्तलिफ सेल्स की तरफ भेज दो। अगर तो सेल्स में जगह बाकी है तो ठीक है, वरना क्या करो आप, यानी लिवर से मुखातिब है कौन, पेंक्रियाज, कि आप क्या करो जी, ये ऐसे कह रहा है कि आप क्या करो, जो इजाफी जितना भी है ग्लूकोज है, इसे किसी और सूरत में, किसी और फॉर्म में, किसी और जो है शक्ल में
वो कर लो, क्या कहते हैं उसे, यस, स्टोर कर लो। तो ये क्या करेगा जी, ग्लाइकोजिन की सूरत में, मैं लिख रहा हूँ ग्लाइकोजिन की सूरत में लिवर क्या करेगा जी, स्टोर कर लेगा अपने पास। तो क्या हुआ, हमारा मकसद कहाँ से शुरू हुआ था, इस पैनकेक से। इसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा थी, शुगर बढ़ गया, इधर बात पहुँची ब्लड के ज़रिए पेंक्रियाज तक। कहाँ से आई थी बात, सेंटर से आई थी। सेंटर क्या था, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे हमारे केस में जो सेंटर है हमारे पास पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज ने क्या किया, अपने मखसूस किस्म के सेल्स हैं, वहाँ से इंसुलिन पैदा की। इंसुलिन यहाँ से निकल के पहुँची है सीधा लिवर के पास। लिवर ने काफ़ी सारे इंसुलिन को, पहले तो क्या हुआ है कि जितना भी इंसुलिन था उसने क्या किया, ये किया कि काफ़ी सारा जो शुगर था उसे भिजवा दिया कहाँ, मुख्तलिफ सेल्स में। अब जब सेल्स के पास जगह नहीं बची तो बकाया जितना भी ग्लूकोज था वो चला गया है लिवर के पास। अब ग्लूकोज के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली ग्लूकोज को ग्लूकोज समझ के रखे। अभी क्या करेगा, एक और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोजिन। ये इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आप जब किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं रखने के लिए, तो वो क्या करता है, किसी शॉपर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर रख लेता है। डायरेक्टली अगर रखेगा तो उसे ख़तरा है कि भाई कोई गिर जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने किसी को कोई ऐसी चीज़ दी है खाने की, या ख़ास तौर पर कोई नरम सी चीज़ या नाजुक सी चीज़, तो क्या होगा जी, वो उसे महफूज करके रखेगा। उसी फॉर्म में रखेगा तो हो सकता है नुकसान हो, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्म को किसी और फॉर्म में। डब्बे के बॉक्स के अंदर रख दिया, शॉपर के अंदर रख दिया, या कहीं और पे किसी और चीज़ के अंदर पैक करके रख दिया। तो लिवर भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस करता है। अब इसने क्या किया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, यहाँ से पैगाम गया पेंक्रियाज के पास पॉजिटिव, पेंक्रियाज से पैगाम गया या इंसुलिन गया लिवर के पास पॉजिटिव। अब जब ग्लाइकोजिन और सेल्स के अंदर जब ये चला गया है सारे का सारा ब्लड, अब कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद इस पे काम करने की। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, यानी अभी काम जो ना नहीं रहा, बाकी नहीं रहा, इसीलिए हम नेगेटिव की तरफ आ गए। तो इसमें भी कितने पॉजिटिव हैं, 1 2 3, और चौथे की तरफ जैसे हम पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके काम रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही दूसरी एग्ज़ाम्पल भी दी गई है कि चलें, अगर स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आई है तो वो इस एग्ज़ाम्पल को भी समझ सकता है। ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, एक सेकंड, ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि क्या हो अगर ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाए, सुस्ती आ जाए इंसान को, बैठे बैठे चक्कर आ जाए, तो क्या होगा। शुगर लेवल कम हो गया ना, ये देखें ये डॉट डॉट हैं छोटे छोटे, बहुत ही शुगर लेवल कम हो गया। तो क्या होगा, ब्लड से पैगाम जाएगा सीधा पेंक्रियाज के पास। अब ये शुगर लेवल कम है, यहाँ से पैगाम जाएगा कहाँ, पेंक्रियाज के पास। लेकिन पेंक्रियाज क्या करेगा, पिछली बार क्योंकि शुगर के लेवल को कम करना था तो उसने अपने मखसूस किस्म के सेल्स से इंसुलिन पैदा की। अब ये दूसरे किस्म के जो मखसूस किस्म के दूसरे किस्म के सेल्स हैं, उनसे ये क्या पैदा करेगा, ग्लूकागोन एक किस्म का हार्मोन है वो पैदा करेगा। अब यहाँ पे ना मेरा सवाल है कि पेंक्रियाज के कौन से वो सेल्स हैं जहाँ से ग्लूकागोन जो है प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाज। चलें, यहाँ तक तो समझ आया होगा कि शुगर लेवल लो हो गया, पेंक्रियाज ने क्या किया, ग्लूकागोन किस्म का जो है वो हार्मोन है ये सीक्रेट किया। ये ट्रेवल करेगा कहाँ जी, लिवर के पास आएगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि पहले वाला तो लिवर के पास गया था, उसे ये कहने कि भाई इजाफी जो हमारे पास मीठी चीज़ पड़ी है यानी कि ग्लूकोज है, उसे कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजिन में। लेकिन इस बार क्यों जा रहे हैं, कम ऑन, यू हैव गॉट 5 seconds टू थिंक। आई थिंक यू हैव गॉट द क्वेश्चन कि पहले तो पेंक्रियाज ने इंसुलिन को भेजा था कि जाओ ऐसे कहो कि जो इजाफी बच गया है बहुत सारा शुगर या ग्लूकोज, इसे कन्वर्ट करो, अपने पास रखो ग्लाइकोजिन में। लेकिन यहाँ जो है ना, अब शुगर लो है, अब तो नहीं जाना चाहिए, तो अब इसलिए जा रहा है। अब कौन जा रहा है, अपना ग्लूकागोन जा रहा है। ग्लूकागोन और इंसुलिन में दिन रात का फ़र्क है।
इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है तो ग्लूकागोन क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे होगा अब देखेंगे। ग्लूकागोन जैसे लिवर के पास पहुंचेगा ना, जो पहले से मौजूद हमारे पास ग्लाइकोजन है, इसे कहेगा कि भाई अभी इसे तोड़ो, इसे वापस किस फॉर्म में लाओ, उस फॉर्म में लाओ जिसे बॉडी यूज़ कर सकती हो, यानी कि ग्लूकोज। राइट। ये क्या करेगी जी, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन था अब वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज आ जाएगा सीधा ब्लड के अंदर। अब हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, अब बराबर हो गया, जिससे बॉडी सही काम कर रही है। यहाँ आपने देखा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, कम हो गया। यहाँ से पैगाम गया ऊपर पॉजिटिव, पैगाम गया पेंक्रियाज के पास, उसने क्या किया, ग्लूकागोन भेजा पॉजिटिव, यहाँ से ये जा रहा है पॉजिटिव, यहाँ से पहुँचा है लिवर के पास पॉजिटिव। लेकिन जैसे यहाँ पे काम ख़त्म हो रहा है ना, जो पीछे से यहाँ से जो एक गेम चल रही थी वो गेम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काम हो गया है। अब यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। अगेन लेट मी राइट इट फॉर यू, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये नेगेटिव अगर ना आए ना, ये काम चलता रहे चलता रहे चलता है, कभी रुके भी नहीं। इसकी एग्जांपल हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जो काम नहीं रुकता उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसका नाम है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब ये क्या चीज़ होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एग्जांपल्स मिलना बड़ा मुश्किल है। 3 एग्जांपल्स मैंने अब तक पढ़ी हैं, 3 एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा एग्जांपल्स मुझे नहीं मिली। कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एग्जैक्टली अपोजिट है किसका, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का। बस यहाँ से ना एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो 4 स्टेप्स में पहले पॉजिटिव 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 नेगेटिव हो रहा था, नेगेटिव की वजह से सारा काम जो है ना वो रुक रहा था। अभी क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, रुकने का नाम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी के लिए किसी हद तक ख़तरनाक है या मे भी ख़तरनाक ना हो, आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। इसको मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ड्यूरिंग द लेबर पेन्स, जब फीमेल की बॉडी, इंसानी फीमेल की बॉडी 248 दिन या 9 महीनों के बाद जब बेबी को कंसीव तो कर लेती है, खैर वो इंसेप्शन कर रही होती है, जब निकाल रही होती है अपनी बॉडी से उसे बाहर, तो क्या होता है कि आप ये थोड़ा सा देख लें कि वो जो उसका हेड है बेबी का, मिसाल के तौर पे ना ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बेबी का हेड है मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्रेशर इंड्यूस करेगा, एग्जर्ट करेगा प्रेशर कहाँ पे, ये जो सर्विकल क्या कहते हैं इसे, सर्विक्स जो है, एक लाइनिंग है, एक दीवार है बॉडी की, फीमेल की बॉडी की, इसको जब इसका हेड पुश करने की कोशिश करेगा, जब ये जिस्म से निकलने की कोशिश करेगा फीमेल की बॉडी से, तो यहाँ पे लगे हुए जो रिसेप्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ से पैगाम ले जाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ें, प्रेशर सेंसरी नर्व सेंड इम्पल्स टू ब्रेन। इसे वाज़े नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेबी का जो हेड है वो क्या करेगा, सर्विक्स की दीवार के साथ पुश करेगा। पुश करने की वजह से क्या होगा, यहाँ से पैगाम जाएगा सीधा ब्रेन की तरफ। वैसे तो ब्रेन की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम अभी क्या होगा, अब ये क्या करेगा जी, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा। नाउ व्हाट इज़ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करेगा जी, जो हमें आगे एक मदद करेगा, वो आप देख लें, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन आएगा सीधा, वो जहाँ पे मसला चल रहा था ना, उस मसले को मज़ीद बढ़ाएगा। ये देख लें, ये यहाँ पे पहुँचेगा और इस मसले को, यानी कि यूट्राइन वॉल जो है, जो खुल रही थी बेबी बाहर आने के लिए, अब उसको मज़ीद खोलेगा ताकि बेबी मज़ीद बाहर आए। पिछली एग्जांपल में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में आपने देखा होगा या देखा था कि उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी काम ख़त्म होने की बस कोशिश कर रहे थे, जल्दी जल्दी से, भाई ये काम करो करो करो, आखिर में ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं ना, वहीं पे आके मज़ीद काम बढ़ते जा रहे हैं जहाँ से काम शुरू हुआ था।
अब ये देखिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेस द बेबी अगेंस्ट सर्विक्स, और जब मज़ीद नीचे आएगा बेबी तो उसकी बॉडी टकराएगी मज़ीद किस चीज़ के साथ, सर्विक्स के साथ। दोबारा फिर क्या होगा जी, सर्विक्स दोबारा क्या करेगा, इम्पल्सेस भेजेगा ऊपर, दोबारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, दोबारा ये ऑक्सीटोसिन वापस आएगा नीचे, दोबारा जो है ना ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। आखिर एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आके ये प्रोसेस आके ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने के का मतलब क्या है जी, वो प्रोसेस मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ चेक करनी है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पे रुकने का नाम नहीं है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। इसके साथ मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, ब्लड क्लॉटिंग की एग्जांपल ले लें। अब क्या होता है कि जब बॉडी कहीं पे भी कोई चोट वगैरह लग जाती है, ब्लड ऐसे निकलने शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि आसपास ना यहाँ से प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये प्लेटलेट्स जैसे ही आ जाते हैं यहाँ पे ना गुच्छा सा बना देते हैं, और आसपास के जितने भी और प्रोटीन्स वगैरह हैं जिसे फाइब्रिन कहा जाता है, उनकी तरफ पैगाम जाता है और वो सारे के सारे पहुँच जाते हैं और मज़ीद यहाँ पे जमघटा सा बना देते हैं। और दूर तक खबर पहुँची तो वहाँ से भी वो जो छोटे से फाइब्रिन वगैरह हैं वो आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं जी, इस काम को जारी रखते हैं। तो यहाँ वैल्यू चेक करें, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तब तक ये काम नहीं होता जब तक ये मुकम्मल तौर पे जो है ना ये काम ख़त्म ना हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ लेक्चर ऑन होम्योस्टेसिस। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। इफ़ यू हैव some queries or any query you can ask in the group or in the comment section। इसमें बकाया जो लेक्चर्स होंगे वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह रिसीव किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।